पत्रकार छायाकार बंधुओं, सबको मेरी नमस्ते। हरियाणा का वर्ष 2026-27 का जो बजट है, बहुत ऐतिहासिक और शानदार बजट कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस प्रदेश की जनता के सामने रखा है। हरियाणा विकसित हरियाणा बने, इसलिए 2047, जिसमें देश के सम्मानित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी इसी प्रयास में लगे हुए कि कैसे ये देश विकसित देश बने और 140 करोड़ लोगों के सहयोग से आत्मनिर्भर भारत के साथ साथ विकसित भारत और विकसित हरियाणा की परिकल्पना के साथ ये बजट का प्रस्तुतिकरण हुआ है। अब मैं ये भी कहूंगा कि मानव विकास है, किसी भी सशक्त और समावेशी जो समाज है, ये उसकी आधारशिला है। और हमारा संकल्प भी है कि जो हमारे बच्चे हैं वो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा ले, बेहतर सुविधाएं उनको मिले, कौशल विकास हो, खेल के पर्याप्त अवसर हैं वो उनको उपलब्ध करवाए जाएं, ताकि आत्मनिर्भर और वैश्विक स्तर पर वो प्रतिस्पर्धी बन सके। और इसी दृष्टि से, क्योंकि मैं शिक्षा विभाग में जिम्मेवारी के साथ काम कर रहा हूं, तो मैं बता रहा हूं कि पिछली बार से ज्यादा का बजट इस बार वो शिक्षा विभाग को मिला है। और उसमें कुछ काम वो जो हमें लगता है कि तत्काल होने ही चाहिए, उसकी आज आवश्यकता भी है, उसको ध्यान में रखते हुए जो विद्यालय शिक्षा है उसको नई ऊंचाइयों पे लेके जाने के लिए हर 10 किलोमीटर के दायरे में एक मॉडल संस्कृति जो विद्यालय है वो स्थापित करना और 25 राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय ये शुरू भी किए जा चुके हैं। और 10 किलोमीटर के दायरे में अगर कहीं कोई कमी है तो उसको हम लोग पूरा करके देंगे, ताकि किसी भी प्रकार की बच्चों को शिक्षा लेने में कोई दिक्कत ना आए। इसी कड़ी में 2026-27 में 250 विद्यालयों, 250 विद्यालयों सीएम एक्सीलेंस एंड अर्ली इंग्लिश विद्यालय के रूप में भी विकसित करने का विजन कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम सबके सामने रखा है। उसमें बजट का प्रावधान भी किया है, जहां हिंदी में भी और अंग्रेजी में भी दोनों माध्यमों से ये शिक्षा हमारे बच्चे उपलब्ध उनके लिए हो पाएगी। और इसमें जो स्ट्रीम है, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स का जो है उसको और नवाचार को बढ़ाने के लिए हमने 15 नई स्टीम लैब वो भी हमने सोचा है कि वो भी हो, और 391 जो हमने स्थापित कर चुके हैं उसमें और संख्या ये बढ़े, और ये संख्या लगभग हम लोग 600 तक लेके जाने का इस बार के बजट में हमने प्रावधान किया है कि भी हम 600 और 391 होगी, जो बाकी बची है उसको 600 को हम लोग इसी बजट के दौरान, बजट ईयर के दौरान हम लोग उसको पूरा भी कर लेंगे। और 250 विद्यालयों में 25 करोड़ रुपए की लागत से अटल टिंकरिंग लैब ये भी हमने स्थापित करने का प्रस्ताव जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने बजट में रखा है, तो इसको भी हम लोग पूरा करेंगे। अभी जो वैश्विक स्तर है इस पे हमारे बच्चे सक्षम बने, तो उसके लिए पहले हम लोगों ने फ्रेंच भाषा को सिखाने की बात थी, वो सिखाने का काम शुरू किया बच्चों को। अब जर्मन और जापानी जो भाषा है
इसके शिक्षण की भी सुविधा दी जाएगी। और इसके लिए 100 जो हमारे शिक्षकों को हमने प्रशिक्षित करने का इस बजट में प्रावधान किया है कि भाई हम 100 जो हमारे शिक्षक है उनको ट्रेन करेंगे ताकि वो जर्मन और जापानी भाषाएं हमारे बच्चों को ठीक से सिखा पाए। फिर एक 3,328 उच्च वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों के जो खेल के मैदान हैं उनको भी हमने विकसित करने के लिए 1 लाख रुपया पर स्कूल का प्रावधान किया है कि भाई कहीं छोटी मोटी कोई कमी है, कोई सामान की दिक्कत है, कहीं कोई ट्रैक बना है तो उसमें कोई खराबी है, कहीं ग्राउंड्स में किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसमें भी प्रावधान किया है। बाकी जगह तो पंचायत भी कुछ सहयोग करती है तो उसी सहयोग में, क्योंकि हर गांव का सरपंच अपने बच्चों के स्वास्थ्य की तरफ ध्यान रखता है और उस पे काम भी करता है। और मैं सब सरपंचों को भी ब्लॉक समिति और जिला परिषद के लोगों का धन्यवाद भी करता हूँ कि जब भी हमारे बच्चे कोई बात उनको कहते हैं तो वो उसमें उनको मददगार साबित हो रहे हैं। तो फिर भी कहीं कोई चूक रहती है तो सरकार ने प्रावधान किया कि भी 1 लाख रुपया हम बजट में प्रावधान करते हैं 3,328 स्कूलों के लिए। अभी 1 नवंबर 2026 तक हमने कुछ 80% ड्यूल डेस्क वो हमने हर स्कूल में भेजे हैं। फिर भी कमी है। इस कमी को पूरा करने के लिए 1 नवंबर 2026 तक का हमने समय दिया है। उसमें बकायदा मुख्यमंत्री जी ने भी कि भाई 200 करोड़ रुपए का प्रावधान हमने इस बजट में किया है ताकि कोई भी बच्चा वो जमीन पे टाट पट्टी पे ना बैठे। और इसमें ये भी निर्णय लिया है मुख्यमंत्री जी ने, बजट में ही बता भी दिया है कि 2027-28 तक कोई स्कूल नहीं बचेगा सरकारी ऐसा जिसमें ड्यूल डेस्क ना हो और कोई बच्चा टाट पट्टी पे नहीं बैठेगा। और एक हमने 1,065 विद्यालय में जो आईसीटी लैब हमारी जो लगी हुई थी उसमें तो 15 साल पहले से लगी हुई है, तो उसमें जो 50 करोड़ रुपए का लागत से उसका नवीनीकरण करने के बजट का में हमने प्रावधान किया है कि भाई कहीं कोई चूक हो गई हो, किसी तरह की कोई सामान की कमी हो गई हो तो उसको भी हम लोग दूर कर सके। जो ऑलरेडी आईसीटी लैब हमारे स्कूलों में 1,065 स्कूलों में लगी हुई है। सर एक बड़ा काम और किया है, एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना माननीय मनोहर लाल जी ने शुरू की थी सुपर 100 की। इस सुपर 100 में 1,80,000 से जो कम इनकम के बच्चे हैं जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं उनको उनकी प्रतिभा को निखारना, उनको सक्षम बनाना, वो हर तरह की परीक्षा में उत्तीर्ण हो सके, उसके लिए एक सुपर 100 योजना हमने चलाई थी। हम उसको 400 तक लेके चले गए थे अभी माननीय नायब सैनी जी की सरकार में। अब क्योंकि उसका रिजल्ट बहुत बेहतरीन निकल के आ रहा है। अभी भी मैं आपको कहूं कि जो ये परीक्षा हुई थी जेई मेन की अभी हुई थी, 314 बच्चों में से 227 बच्चों ने इसमें बहुत कहूंगा कि उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की है। 227 बच्चे। अब आप कल्पना करिए कि देश में ऐसी कोई दूसरी ऐसी संस्था है जिसके 300 बच्चों में से 227 बच्चे टॉप कर जाएं। भाई अपने आप में अद्भुत बात है। और मैं 1-2 बार उदाहरण भी दिया है। कोमल नाम की एक लड़की है इंदू चोई गांव की, फतियाबाद की, वो रो पड़ा पूरा परिवार। उसने कहा कि सर हमने तो सोच लिया था कि भाई हमारे बच्चों को हम कैसे तैयारी कराएंगे, हमारे पास तो किसी तरह का फंड भी नहीं है,
बच्चों में भी आपस में एक भावना रहती है कि भाई वो वहां कोचिंग ले रहे, वहां कोचिंग ले रहे। तो उस बच्ची की जब कोचिंग कराई तो उस बच्ची ने बहुत मेहनत की और रिजल्ट ये निकला कि आज वो गूगल में एक 45 करोड़ के पैकेज पे काम करती है। और ऐसे बहुत बच्चे हैं हमारे पास, कितने ऐसे बच्चे जो एम्स जैसे हॉस्पिटल में आज डॉक्टर, एमबीबीएस डॉक्टर बनने की तैयारी में हैं। वो अपनी वहां से डिग्री लेने के लिए अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। और ये सारे बिल्कुल गरीब बच्चों की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये सर से जो 400 सीटें अभी तक पिछले दिनों जो माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने की थी, उसको बढ़ा दिया और बढ़ा के कहा कि देखो भाई इसको हम 500 तक लेके जाएंगे। और अभी एक बड़ा कार्यक्रम भी पिछले दिनों हमने शुरू किया, कुशल बिजनेस चैलेंज। इसमें हमने 1,23,000 बच्चे की 23,000 टीम बनाई थी और उनमें 23,000 टीमों को फिर फर्स्ट सेकंड करके छाटा। अपने जो 22 जिले थे, अब 23वां जिला तो अभी बना है। तो ये जो 66 टीमें बनाई, इन 66 टीमों को 1-1 लाख रुपया सीड मनी हम लोगों ने दिया। और ये भी देश में पहला राज्य हरियाणा प्रदेश बना जिसने ये सीड मनी देने का काम किया है। अब इन बच्चों की आप प्रतिभा को देखो क्या है। पिछले दिनों में मैंने इंद्रधनुष स्टेडियम ऑडिटोरियम में पंचकुला में, वहां पे इन 66 की 66 टीमों को हमने बुलाया था। सारे मीडिया के साथी भी वहां थे। क्या कमाल का हुनर था हमारे बच्चों में। कई लोग कह देते कि क्या चल रहा है सरकारी स्कूल में। सरकारी स्कूल के बच्चों की प्रतिभा अद्भुत। कोई डिजाइनर, वो कह रहे कि मैं रितु और वो एक मनीष मल्होत्रा कि जी हम लोग इसके इक्वल हम लोगों ने डिजाइनिंग की है। हमने अपने घर में ही घड़े में वो डाल के पानी और उसमें केमिकल, हमने पहले कपड़े को साफ किया, कपड़े को साफ करके फिर उसके ऊपर हमने वाइट कपड़ा बना के फिर उसको अपने रंग से रंग के हमने उसके ऊपर फिर डिजाइनिंग की। और हमने जो 4 लड़कियां थी वो 5 लड़कियों ने कहा कि अपने 1,12,12 13 हजार रुपये आए हैं, इतने का बिजनेस किया। और उसी कुशल बिजनेस चैलेंज के उस कार्यक्रम में 66 टीमों में एक भी टीम ऐसी नहीं थी जिसने कुछ बिजनेस ना किया। कोई ऑयल बना के लेके आ रहा है, कोई अगरबत्ती बना के लेके आ रहा है, कोई झालर बना के लेके आ रहा है, किसी ने प्राकृतिक खेती करने के लिए खाद बनाया हुआ है। खाद की उन्होंने बकायदा उसमें कितना नाइट्रोजन, कितना फास्फोरस, कितना जिंक, कितना भूमि को जरूरत है, उस सारे का पूरा चार्ट बना के वो बच्चे लेके आए। और फिर हमने उन बच्चों के साथ कुछ उद्योगपतियों को भी बिठाया और उनको कहा कि भाई आप इन बच्चों से पूछो कि भाई आप अपना जो बिजनेस है इसको कैसे करोगे। तो उन बच्चों ने बताया कि हमारा प्लान क्या है, हम कैसे बिजनेस करेंगे, क्या क्या कठिनाइयां, क्या क्या दिक्कतें आएंगी और उनको हम दूर कैसे करेंगे। 9वीं के, 10वीं के, 11वीं 12वीं के बच्चे। और उन बच्चों ने जो लास्ट में जो बिजनेस किया हुआ था, कम से कम वो 4300 4,000 रुपये से बिजनेस था और उससे ऊपर 4 लाख 4.5 लाख रुपए तक भी बिजनेस उन बच्चों ने किया हुआ था। ऐसे प्रतिभाशाली बच्चे आज हमारे जो सरकारी स्कूल में एजुकेशन ले रहे हैं, वास्तव में उनकी प्रतिभा को देख के तो कोई भी बोल सकता है कि हम तो कह रहे हैं कि 2047 तक हम लोग हरियाणा को विकसित हरियाणा बनाएंगे, मगर वो उससे पहले ही ये काम कर सकते हैं। उनमें इतनी प्रतिभा है। और ऐसे मेधावी बच्चों के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो सीड मनी जो दी है, वो अपने आप में इस बात को दर्शाता है कि मुख्यमंत्री जी एजुकेशन को लेके कितने गंभीर हैं। सर हमारे जो बच्चे हैं ये आगे बढ़े, इसके लिए हम भ्रमण कराते हैं अपने बच्चों को, इसरो में भी, डीआरडीओ में भी। तो इस बार भी हमने और आगे बढ़े हम लोग, ये तो भ्रमण उन बच्चों का हम कराएंगे 3,500 के आसपास में। मैं आगे आंकड़ा दूंगा आपको कि हमने बच्चों को भ्रमण कराया था। मगर
अभी 11वीं के जो कक्षा के विद्यार्थी हैं, ऐसे 100 विद्यार्थियों को अंतरराष्ट्रीय शैक्षिक भ्रमण का भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने बजट में प्रस्ताव रखा है और कहा है कि भाई हम लोग 100 बच्चों को, जो 11वीं क्लास के बच्चे हैं छाट के पूरे हरियाणा भर के, उनको इंटरनेशनल लेवल का भी जो शैक्षणिक भ्रमण है वो हम लोग उनको करा के लेके आएंगे। सर इतना ही नहीं है, हमने ये तय किया है कि भी जो आर्थिक रूप से कमजोर बच्चे हैं, जो जुलाई 2026 का जो स्तर आएगा, जो हमारे 5 राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थान हैं, उनमें हम लोग कुछ सायकालीन, कुछ सप्तांश उनके कोर्सेज भी शुरू कराएंगे और उनको अगर फाइनेंशियली वो कहीं से वीक है तो उसकी जो भरपाई होगी वो भी सरकार वहन करेगी, उसमें कोई दिक्कत ना आए, उसकी भी हमने व्यवस्था इसमें की है। सर जो अनुसंधान हमारे बच्चे करते हैं, तो अनुसंधान में जो उत्कृष्ट जो करते हैं, सबसे बेटर प्रदर्शन करते हैं, अच्छा प्रदर्शन करते हैं, उसके लिए भी हमने 10 करोड़ रुपए का कोष बनाया है, ताकि हम लोग अपने बच्चों को और ज्यादा वो अनुसंधान करता बने, ज्यादा से ज्यादा अनुसंधान करके समाज के लिए कुछ अच्छा दें। समाज में अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम्स हैं, उसको देखना, देख के उसको उसके ऊपर शोध करना, शोध करके फिर उस समस्या का समाधान निकाल के देना, ये एक बड़ा काम है जो जरूरी भी है और जिसकी जरूरत भी आज महसूस हो रही है। तो उसके लिए भी एक 10 करोड़ रुपए का हमने प्रावधान किया है। सर एक और कोर्स बनाया है हमने, ये उच्च शिक्षा में किया है, ये 10 करोड़ रुपए का। और एक हमने हरियाणा में एक राज्य अनुसंधान कोष भी बनाया है, HSRF के नाम से है ये। इसमें भी अनुसंधान करने के लिए 20 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है कि भी जो हमारे बच्चे हैं वो जो अलग अलग आज शोध हो रहे हैं, उनमें जो आवश्यकता हो रही है साइंस में, टेक्नोलॉजी में, इंजीनियरिंग में, आज मैथ ओलंपियाड की भी हम लोग बात करते हैं, उसमें भी जो कमियां हैं उन कमियों को दूर करने के लिए एक बड़ा कोर्स, इन सब चीजों के लिए भी उसकी भी व्यवस्था हमने इसमें की है। सर AI के लिए भी, और इसमें फिर जो डिजिटल कॉलेज, AI एवं डिजिटल कॉलेज, इसकी भी एक बहुत ऐतिहासिक पहल अब वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस पे भी निर्णय लिया है कि भाई जो भविष्य विभाग और जो उच्च शिक्षा विभाग है, इनके सहयोग से एक स्वायत्त, एक AI एवं डिजिटल कॉलेज वो एक स्थापित किया जाएगा और फिर उसके शिक्षण का और उसका मूल्यांकन करके अगर उसका रिजल्ट बहुत अच्छा निकल के आ रहा है, वो आवश्यकता के अनुसार और समय की मांग के अनुसार अगर वो स्टिक है, तो उसमें हमने ये तय किया कि हम लोग इसको एक AI और ये जो डिजिटल कॉलेज हम लोग बना रहे हैं, इसको पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे लेंगे और आवश्यकता, जैसे मैंने कहा, समय अनुसार अगर जरूरत पड़ती है तो 10 अगले साल से हम 10 और नए ऐसे कॉलेज स्थापित है वो हम लोग करेंगे। एक और बड़ी बात इस बजट में पहली बार हुई है सर, वो ये वीर बाल मेमोरियल इनिशिएटिव योजना एक हम लोग लेके आए हैं कि भी कोई बच्चा है, अगर वो दुर्घटना हो जाए स्कूल से स्कूल तक, स्कूल से घर तक और घर से स्कूल तक, तो अगर कोई दुर्घटना घट जाए, उसमें अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसको 5 लाख रुपए
और कोई दिव्यांग हो जाता है तो उसको 3 लाख रुपए, इसका भी प्रावधान हमारी सरकार ने ये भी इस बजट में किया है। इतना ही नहीं है, हमने कुछ और भी ऐसे विषय लिए हैं कि जो बहुत आज की तत्कालीन आवश्यकता, बिल्कुल एकदम लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण, ऐसे 12 बिंदु हैं, उस पर भी सरकार ने अपना स्पष्ट निर्णय ले लिया है कि भाई जो हमारे किसान हैं उनको जो ट्यूबवेल कनेक्शन दिलाते हैं, तो उसमें हम लोग पिछले दिनों पूरा नहीं कर पाए थे। हालांकि जितने कनेक्शन दिए हैं वो दिए नायब सैनी सरकार नहीं है, और उससे पहले माननीय मनोहर लाल जी की सरकार ने दिए। 20-20 साल पुराने जिनकी सिक्योरिटी भरी हुई थी उनको कनेक्शन नहीं मिलना, 7-7 8-8 साल के तो पता नहीं कितने थे। तो उन सब के लिए हमने एक योजना बनाई थी, और योजना बना के लगभग कनेक्शनों को हमने पूरा करने का काम किया था। फिर भी बचे। अब उसमें कोई दिक्कत नहीं आए, तो इसलिए हरियाणा में एक हरियाणा एग्री डिस्कॉम नाम से एक तीसरी बिजली वितरण कंपनी बनाने का भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने बजट में स्पष्ट कर दिया है कि भाई जो खेती बाड़ी करने वाले हैं, जो हमारे किसान भाई हैं, उनको ये उत्तरी हरियाणा और दक्षिण हरियाणा जो हमारी संस्थाएं थी, अब एक तीसरी बनाई है जो विशुद्ध रूप से खाली किसानों के लिए जो ट्यूबवेल कनेक्शन देने की बात है, वो उसमें कोई देरी ना हो, उसमें फटाफट उसको ये कनेक्शन मिल जाए ताकि वो अपनी खेती बाड़ी अच्छे से कर सके। उसके लिए भी सरकार ने इस बजट में अपना प्रावधान किया है। हरियाणा में जो 3 लाख किशोरियां हैं उनको HPV की जो वैक्सीन जो अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी लॉन्च की है, हमने इस बजट में प्रावधान किया है कि हम पहले फेज में ऐसी 3 लाख अपनी बेटियों को, बहनों का हम लोग उनमें वैक्सीनेशन कराएंगे। सर हमारे यहाँ पे कुछ पैक्स हैं वो घाटे में चल रही थी, लगभग एक 600-700 के आसपास में जो पैक्स हैं, क्योंकि कुल 33-34 पैक्सी ऐसी हैं जो बेनिफिट ले रही, कमा रही हैं, मुनाफे में चल रही हैं, सिस्टमेटिक ढंग से काम कर रही हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले दिनों एक निर्णय लिया था कि भाई ये जितनी भी पैक्स हैं इन सबको हम कंप्यूटराइज करें, ताकि कहीं भी अगर कोई चूक है, कोई गड़बड़ है, तो पकड़ में आ सके। तो पहले फेज में एक 300 पैक्सों को हमने लिया है कि भाई हम लोग इनको जो घाटे में चल रही है इनको लाभ में लेके आएंगे। इनके लिए योजना बना के पहले फेज में हम लोग इन 300 पैक्स का सुधार करेंगे। इतना ही नहीं है भाई, जो प्रदेश में जितने भी हमारे सरकारी भवन है उन सब को अब सौर ऊर्जा आधारित वो परिसर बना देंगे, ताकि जो ऊर्जा का संकट है नहीं हरियाणा में, मगर फिर भी ऊर्जा जब हमारे पास एक टेक्नोलॉजी है, साइंस ने तरक्की की है, तो हम लोग उसका बेनिफिट लें। जो सौर ऊर्जा आधारित परिसर हम लोग बढ़ाएंगे, सारे के सारे जितने भी सरकारी विभाग है उन सब के। सर निवेशकों के लिए भी जैसे भारत सरकार ने भी एक बहुत अच्छी नीति बनाई हुई है, उसी तरह पे हरियाणा भी एक मेक इन हरियाणा एक ऐसी निवेशकों के लिए एक नई योजना वो लेके आ रही है। ये भी उन 12 बिंदुओं में से एक बिंदु है। सर एक और काम किया है कि जो प्रत्येक विधानसभा है, हमने कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने बजट भाषण में सब विधायकों को भी कहा है कि भाई आप लोग कोई एक एक आदर्श परीक्षा केंद्र के लिए आप हमें बता दें। हम हर विधानसभा में एक एक आदर्श परीक्षा केंद्र है उसको स्थापित करने का
माननीय मुख्यमंत्री जी का जो सोचना है, जो उनकी दूरदृष्टि है, ताकि उसके दूरगामी परिणाम और अच्छे परिणाम निकल के आए, तो एक आदर्श परीक्षा केंद्र हर विधानसभा में स्थापित करने का भी निर्णय ये इसमें लिया है। सर, एक और काम बड़ा किया है, जो अकुशल श्रमिक है, मजदूर है, जो उनकी न्यूनतम मजदूरी है सर, वो 11,257 रुपए है प्रति माह। अब उसको बढ़ा दी गई है, वो बढ़ा के 15,200 रुपए प्रति माह करने का इस बजट में प्रावधान माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है, जो अपने आप में श्रमिकों के प्रति, और मैं कहूंगा कि उनको जितना और ज्यादा सत्कार दिया जाए वो भी कम है, मगर इतना बढ़ाया है, उसके लिए मैं भी मुख्यमंत्री जी का सब श्रमिक भाइयों की तरफ से अभिनंदन करता हूँ। अभी 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन का जो लक्ष्य है, उसको हमने प्राप्त करना है, तो उसके लिए भी 100 करोड़ रुपए का प्रावधान वो इस बजट में अभी किया है। और हरियाणा ग्रीन क्लाइमेट रिजिलियंस फंड के नाम से इसकी स्थापना की जाएगी, ऐसा भी मुख्यमंत्री जी ने जो अपने बजट में हम सब लोगों को इंश्योर किया है। सर, किसानों के लिए भी बहुत कुछ ही सरकार ने पहले किया है, बहुत कुछ नहीं, सब कुछ ही किया है। सही बात तो ये, फिर मैं जब ऐसी बात बोलता हूँ तो कई बार कई लोगों को हो सकता है कि मेरा बोलना पसंद ना आता हो, मगर सही और सच्ची बात कहने में कोई हिचक नहीं होनी चाहिए। बहुत किया, मगर बहुत करने की जरूरत है, अभी भी बहुत करने की जरूरत है। अगर हम चरणबद्ध तरीके से एक एक किसानों की समस्या का निपटान करेंगे तो हम लोग अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। तो उस लक्ष्य की प्राप्ति की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, तो उसमें 1,40,000 एकड़ यानी 1,40,000 किले जो लवणीय है, नमकीन भूमि जिसको बोलते हैं हमारी, वो है सर, उसको खेती योग्य बनाना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा स्टेप है। और हमने पिछले दिनों भी लाखों एकड़ जमीन को, लवणीय जमीन को, नमकीन जमीन को भूमि योग्य बनाया है। ये इस साल का हमारा टारगेट है कि हम 1,40,000 किलो को फिर से खेती योग्य बनाकर किसानों को देंगे। सर, एक मेरा पानी मेरी विरासत योजना है, उसमें भी 2,000 रुपये प्रति एकड़ अलग से जो योजना थी उसके तहत जो दे रहे थे, अब उसमें 2,000 रुपये प्रति एकड़ और अतिरिक्त उनको बोनस दिया जाएगा। ये भी एक बड़ी पहल इस योजना को और विस्तार करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बड़ा ये काम करने की जो ठानी, मुझे लगता है कि इससे हमारा जो पानी है हम आने वाली पीढ़ियों के लिए उसको सुरक्षित रख पाएंगे। अभी हम लोग जो खेती कर रहे हैं, इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी भी, देश के बहुत सारे साइंटिस्ट भी, वो सब हमें सचेत कर रहे हैं कि देखो भाई, ये जो फर्टिलाइजर केमिकल युक्त जो खेती है, इससे हमें नुकसान हो रहे हैं, बहुत ज्यादा नुकसान हो रहे हैं। और हम लोग यील्ड अच्छी ले, इसमें कोई बुराई नहीं है, किसान को 2 रुपए की अर्न ज्यादा हो, इसमें कोई बुराई नहीं है, मगर उसके कारण जो नुकसान है वो भी हमें किसान भाइयों को समझाने पड़ेंगे, बताने पड़ेंगे कि देखो भाई, इसकी वजह से परेशानी ज्यादा है, अब आपको थोड़ा सा प्राकृतिक खेती की तरफ, जैविक खेती की तरफ आना पड़ेगा। तो उसी बजट में माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी के, मोदी जी की नेतृत्व वाली सरकार ने
केंद्र में भी निर्णय लिया और प्रदेश में भी निर्णय लिया कि हम लोग ये प्राकृतिक और जैविक खेती है इसकी तरफ जाएंगे। और अगले 5 साल जो ये ऐसे किसान हैं जो प्रमाणित हो जाएंगे ना कि भाई ये किसान जैविक खेती पे या प्राकृतिक खेती पे आ गए हैं, उनको 10,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से प्रति वर्ष ये अनुदान देने की घोषणा भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने बजट में की है। ये भी एक बहुत बड़ा काम है सर। एक पीएम कुसुम योजना है हमारी, उसमें 35,000 नए सौर ऊर्जा पंप लगाने की भी घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने बजट में की है। ये पहले भी उसका विस्तार ही कर रहे हैं। पहले भी हमने लाखों ऐसे सौर ऊर्जा पंप लगाए हैं। अब उसमें इस साल 35,000 और उसकी संख्या हमने बढ़ाई है। ये भी एक बड़ा काम माननीय मुख्यमंत्री जी के विजन का हिस्सा रहा है कि हम लोग इसको भी करेंगे। सर एक 2,000 एकड़ का एक स्मार्ट एग्रीकल्चर क्लस्टर बनाया जाएगा सिर्फ प्राकृतिक खेती के लिए। और उसमें अगर किसी किसान को कोई भी नुकसान होता है उस 2,000 एकड़ में, जो चिन्हित होगा, जो किसान इसमें आएंगे उस क्लस्टर में, तो अगर उनको कोई भी नुकसान होता है, किसी भी तरह का नुकसान होता है, उसका पूरा का पूरा नुकसान अगर नुकसान होता है तो वो भी उसकी भरपाई भी वो नायब सैनी सरकार करेगी। हम किसानों को प्राकृतिक खेती की तरफ लेके जा रहे हैं। और प्राकृतिक खेती पे जब जा रहे हैं तो किसान के मन में कई बार डर शंका रहती है कि भाई देखो, अगर मैं छोटी जोत होगी, अब 4 किले 5 किले 2 किले 1.5 किले तक का किसान बचा है, अगर वो प्राकृतिक खेती में जाए तो रिस्क नहीं ले सकता। उसको लगता है कि भाई मैं अगर जाऊंगा तो कहीं ऐसा ना हो मुझे दिक्कत हो जाए। मान लीजिए चाहे और कड़ी तो दिक्कत नहीं हो, कोई प्राकृतिक आपदा आके पड़ जाए, तो डर स्वाभाविक बात है। तो किसान भाई के लिए ये निर्णय लिया कि भाई हम धीरे धीरे करके क्लस्टर में जाएंगे। और जो किसान इस क्लस्टर में आ जाएंगे उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है। उनके जो नुकसान होगा उसकी भरपाई वो नायब सैनिक की सरकार करेगी। सर अभी हमने एक लाडो लक्ष्मण योजना हमने पिछले दिनों अभी शुरू की है। तो उसमें अभी हमारे जो मार्गदर्शक है, हमारे जो प्रेरणा स्रोत है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, उनका 110वां जन्म दिवस है। उस पे ये जो दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना है, उसकी जो पात्रता की जो आय सीमा थी हमारी अभी 1 लाख रुपए तक थी, उसको बढ़ा के 1,80,000 रुपये कर दिया जाएगा। अब कई बार विपक्ष के लोग भी चिल्लाते हैं, कहते हैं कि देखो भाई आपने तो ये कहा था ये कहा था। देखिए, जो सबसे अंतिम पंक्ति में खड़े हैं पहले उनका उत्थान करना जरूरी है। और उनके उत्थान के लिए तय किया कि 1 लाख रुपए से कम आय की जितनी हमारी बहनें हैं, हम पहले चरण में उनको लेंगे। और अब 1,80,000 रुपये तक की आय वालों को लेना, मतलब जो मुख्यमंत्री जी ने अपने संकल्प लिया था, उस संकल्प को वो पूरी तरह से पूर्ण रूप से उस पर काम करने जा रहे हैं। यह भी एक बड़ा फैसला इस बजट में हरियाणा की नायब सैनी सरकार ने लिया है। अभी पिछले दिनों माननीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया था कि भाई जो हमारी बहनें हैं हम उनको आर्थिक रूप से सशक्त बनाएंगे। और लखपति दीदी का नाम उन्होंने दिया था। भी पिछले समय में जब ये कार्यक्रम लॉन्च हुआ था तब से लेकर अब तक हरियाणा में लगभग 4 लाख
के आसपास में लखपति दीदी बनी हैं, वो अपनी मेहनत और काम और सरकार की योजना का साथ मिलके चली तो वो अपने लक्ष्य को हासिल कर गई। इस बार के बजट में 3 लाख लखपति दीदी बनाने का और टारगेट माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो लिया है, ये भी हमारी महिलाओं को सशक्तिकरण करने का एक बड़ा अच्छा, मैं कहूँगा, सराहनीय कदम है। बहुत ज़रूरी था और ये निर्णय दूरदृष्टि रखने वाले हमारे मुख्यमंत्री जी का निर्णय है। हम सब इस निर्णय का भी स्वागत करते हैं सर। सर, एक और बात है कि भी जो हमारे उचित मूल्य की दुकानें हैं राशन की, उनमें 4000 नई दुकानें और खोलने का जो निर्णय सरकार ने लिया है, उसमें एक अच्छी बात ये की कि भी 33% इसमें महिलाओं को आरक्षण दे रही है सरकार, कि भी 33% इसमें हमारी जो बहनें हैं, हम लोग वो उनको इसके भागीदारी उनकी इसमें होगी। सर, एक और है, हमने प्रदेश में 1000 जो आंगनवाड़ी केंद्र थे, उनको सक्षम आंगनवाड़ी में तब्दील किया था कि वो हर तरह से सक्षम हो। अब उन 1000 जो आंगनवाड़ी केंद्र हैं, अब उनको हम लोग प्ले स्कूल में भी उनको अपग्रेड करने जा रहे हैं। सर, एक और काम है भाई पत्रकार मित्रों, कि हमारी जो महिलाएं हैं, जो हमारी बच्चियां हैं, छात्राएं हैं जो हमारी, उनके लिए 273 बसें अब तक हमने समर्पित की हुई थी कि वो 273 बसें हैं, वो जहाँ भी हमारी छात्राओं को कॉलेज में स्कूल में जाना होता है, तो 273 बसों की संख्या को बढ़ा के भी अब 500 कर दिया है। तो 500 बसें अब हम लोग अपनी बहनों को समर्पित कर रहे हैं। और एक और काम किया है कि जो हमारी बहनें हैं, वो अगर अपने नाम से कोई व्हीकल लेती है, गैर सरकारी व्हीकल कोई लेती हैं, वाहन कोई लेती है, तो उसमें भी 1% की छूट कर में, है ना, 1% की छूट, इसका भी प्रावधान इस बजट में बहुत ही दूरदृष्टि रखने वाले मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने किया है। हम अपने मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने बहुत दूरगामी और 2047 को ध्यान में रख के जो ये बजट इस प्रदेश की जनता के हित के लिए प्रस्तुत किया, इसमें अनेकों अनेक और ऐसी घोषणाएं हैं, घोषणाएं नहीं है, संकल्प है। घोषणाएं तो कांग्रेस वाले करा करते, हम तो संकल्प लेते हैं और उन संकल्पों को पूरा करने के लिए अनथक मेहनत और प्रयास करते हैं। तभी हमने अपने लगभग 1 साल में 60 से भी ज्यादा जो संकल्प थे, हमने उनको पूरा किया है। सर, युवाओं के लिए भी इस बजट में बड़ी बात माननीय मुख्यमंत्री जी ने कही है कि भी जो हमारा दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना है, उसमें 20,000 से भी अधिक युवाओं को इस साल हम लोग कौशल का जो प्रशिक्षण है वो देंगे। ये भी एक बड़ी बात है कि भाई हमारे जो नौजवान हैं, युवा हैं, वो कौशल प्रशिक्षण लेके अपने पैरों पे खड़े हों, अपने जीवन स्तर को और खुशहाल बनाएं। तो इसके लिए ये जो योजना है, ये वास्तव में बहुत सराहनीय है। और एक और काम की जो ये कई बार कुछ लोग बरगला देते हैं अग्निवीरों को लेके, एक भ्रम फैलाने का काम करते हैं, झूठ बोलते रहते हैं। सर, उसमें भी हमने जो हरियाणा पुलिस की भर्ती है,
उसमें जो विभिन्न पद है, किसी भी पद के लिए होगा, उसमें 20% का आरक्षण ये भी हमारी सरकार देगी। हमने इसकी भी बजट में घोषणा की है। जो हमारे खिलाड़ी हैं, उनको जो प्रशिक्षण देना है सर, तो वो जो हमारे अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त जो खिलाड़ी हैं, हम उन प्रशिक्षकों की नियुक्तियां करके अपने जो खिलाड़ी हैं उनका प्रशिक्षण दिलवाएंगे। ये भी एक बड़ा काम जो माननीय मुख्यमंत्री जी के जहन में पहले से था, वो पहले भी कई बार इस विषय में बातचीत करते रहे हैं, तो उन्होंने अपने इस सपन को साकार करने के लिए अंतिम रूप इस बजट में दे दिया कि भाई हमने जो बोला है हम लोग उसको भी इस बार करने जा रहे हैं। और इसमें खेलो इंडिया एक लघु केंद्र बनेगा और इसका जो संचालन भी करेगा ना, तो भी कोई पूरा चैंपियन खिलाड़ी करेगा। कोई ये नहीं कह दे कि भाई किसी नौसिखिए को इसका जिम्मा दे दिया, तो वो नहीं। तो वो जो लघु केंद्र बनेगा खेलो इंडिया का, वो भी कोई चैंपियन जो पूर्व खिलाड़ी हमारा, वो इसका उसके हाथ में इसको सौंपा जाएगा, ताकि वो अच्छे से हमारे बच्चों को प्रशिक्षण दे दें। ऐसे करके हम अगर ये कहें कि भाई प्रधानमंत्री जो आवास योजना है, इस आवास योजना में भी अभी तो प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी टू में भी 20,000 गरीब परिवारों को पक्के मकान बना के देने के लिए भी हमने इस बजट में अभी प्रावधान रख दिया है। 500 करोड़ रुपए का स्टार्टिंग प्रावधान 500 करोड़ रुपए हमने इसमें दिया है, ताकि उनको आर्थिक रूप से उनकी मदद हो सके। और जो प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना है, वो शहरी थी, तो ग्रामीण आवास योजना में भी 23,154 नए मकान देंगे बना के। ये भी हमने अपने बजट के जरिए उन गरीब परिवारों को आश्वस्त किया है कि आपको निश्चिंत रहिए, आपको कोई कठिनाई परेशानी नहीं आने देंगे। ऐसे ही हमने कुछ हॉस्पिटल हैं जहाँ पे बहुत जरूरत महसूस हो रही थी, तो वहां पे बेड भी बढ़ाने का काम किया है। जैसे फरीदाबाद में था, वो 200 से 400 हमने किया है। और जो जिला अस्पताल हमारा सोनीपत का हो चाहे रेवाड़ी का हो, उसको 200 से 400 जो बिस्तरीय अस्पताल है, वो हम उनको अपग्रेड कर रहे हैं, ताकि कोई दिक्कत ना आए। अब जो मुफ्त में डायलिसिस की सुविधा जो पहली बार इस प्रदेश ने देश में दी है, इसमें भी और जरूरत महसूस हो रही है। हालांकि हर जिला लेवल हॉस्पिटल में ये सुविधा है, फिर भी 18 नए केंद्र और नए डायलिसिस केंद्र और ये सरकार खोलने जा रही है। अभी 70 नई एडवांस लाइफ स्पोर्ट्स एम्बुलेंस हैं। अब इसमें और इजाफा कर दिया, 167 नई बेसिक लाइफ स्पोर्ट्स एम्बुलेंस वो और खरीदने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने बजट में इसकी भी बात कही कि किसी तरह की कोई दिक्कत वो हमारे लोगों को ना आए। ESI हॉस्पिटल होता है जो हमारा, उसमें भी मानेसर में है, ये 100 बिस्तर का है वहां पे। अब बहुत जगह से हमारे जो श्रमिक भाई हैं वो फरीदाबाद भी जाते रहे हैं। अब यहाँ भी एक बात आई थी निकल के पिछले दिनों के, भाई इसको थोड़ा अपग्रेड किया जाए,
ताकि और ज्यादा आसानी हो। तो इसको भी अपग्रेड करके 100 से 200 बिस्तरीय 200 बेड का ये नया मेडिकल कॉलेज ही बना देंगे उसको। मानेसर वाला जो हॉस्पिटल है उसको मेडिकल कॉलेज में तब्दील कर रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ा काम हमारे मुख्यमंत्री जी, उनकी जो दूरदृष्टि सोच है वो करने जा रही है। सर ऐसे अनेकों अनेक काम है। लगभग 3 घंटे 5 मिनट हरियाणा प्रदेश को हम क्या क्या सुविधाएं देने वाले हैं अपने बजट में, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बात की। अब कई बार निकल के ये आ जाता है, ये कह देते हैं, मैं तो पिछले 11 साल से सुन रहा हूँ कि जब बजट प्रस्तुत होता है, चाहे माननीय राज्यपाल जी जब सरकार का विजन डॉक्यूमेंट अभिभाषण जो पढ़ के सुनाते हैं, तो राज्यपाल के अभिभाषण पे ये बोलना इसमें कुछ नहीं है, कि पिटारा है झूठ का, इसमें कुछ भी सत्य नहीं है। और जब बजट प्रस्तुत होता है तो कहते हैं कि भाई खोदा पहाड़ निकला चूहा, ऊँट के मुंह में जीरा, कर्ज लो और घी पियो, वगैरह वगैरह। मगर मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि आज जो हमारा बजट प्रस्तुत हुआ है वो 2,23,000 समथिंग करोड़ का हुआ है। कांग्रेस का जो अंतिम बजट था 13-14 का, वो 72,000 करोड़ का था। अब मैं पूछना चाहता हूँ, क्या उस वक्त आदमी नहीं थे? क्या 2014 तक भारत को किसी चीज की आवश्यकता नहीं पड़ रही थी? और उसमें भी बोल देना बड़ा आसान है, एक लिमिट है रिजर्व बैंक की भी और जो नीति आयोग है उसकी भी, कि भाई 3.0% एक कंडीशन है उनकी कि भाई इससे ऊपर लोन नहीं लेना किसी को भी। अगर जो लेगा तो वो उसको आगे जाके नहीं मिलेगा, तकलीफ होंगी, दिक्कत आएंगी। मगर कांग्रेस ने 72,000 करोड़ के बजट में भी 3.7% तक लोन लिया हुआ था। तो कर क्या रहे थे भाई? तो 72,000 करोड़ रुपए में आपने एजुकेशन को क्या दिया? 14 में, बात तो छोड़िए 13-14 में, क्यों उस वक्त कोई आवश्यकता नहीं महसूस हो रही थी आपको? स्कूलों में क्या दिया था आपने? भवन निर्माण कराए थे, टाट पट्टी दी थी आपने, कोई ड्यूल डेस्क दिए थे आपने, कोई नई बिल्डिंग्स बनाई थी, तो उसके लिए कितना बजट दिया था? एग्रीकल्चर में आपने क्या दिया? स्वास्थ्य में आपने क्या दिया? टेक्नोलॉजी में लेके आने के लिए आपने क्या बजट दिया? 72,000 करोड़ रुपए में क्या क्या दिया आप लोगों को? और उसमें भी आपका जो ऋण था वो इतना बढ़ा हुआ था, और उसमें से 35,500 करोड़ या 36,000 करोड़ रुपए हम लोग उदय के निकालते। बिजली का जो उन्होंने कर्ज चढ़ा रखा था इस हरियाणा में, वो अलग है, वो अलग था। उस कर्ज के निपटाने के लिए आपने उस 72,000 करोड़ रुपए में क्या बजट में क्या प्रावधान किया हुआ था? दूसरे पे कुछ भी कह देना बड़ा सरल होता है। मगर अब आदरणीय नायब सैनी की सरकार ने जो 3% तक, 3.0% तक जो लोन ले सकते हैं, उससे ऊपर नहीं जाना चाहिए, वो 3.7 से घटा के 2.6 पे लेके आए हैं। और 2.6 पे जब लेके आए हैं, जब उसमें हमने जो इनका 36,000 करोड़ रुपए के आसपास का जो आई थिंक, अगर मैं ठीक हूं तो 35-36,000 करोड़ रुपए के आसपास का जो बजट था, चलो 1,000 2,000 नीचे ऊपर की मैं नहीं कहता, बट जो वो था, वो भी कर्ज किसने उतारा?
वो कर्ज जो आप इस प्रदेश की जनता के ऊपर छोड़ के गए थे, वो कैसे बढ़ा वो कर्ज? उसको किसने उतारा? वो भी हमने उतारा है। और अभी शायद लास्ट उसकी कोई किस्त होगी 1000 1,500 करोड़ रुपए की, वो भी इस बजट में प्रावधान किया है। और उसके प्रावधान करने के बाद 2.6% तक हम पहुंचे, यानी 3% तक अगर आप लोन ले सकते हो, 3.0% तक, तो हम तो उससे नीचे हैं। सरकारों में ये व्यवस्था होती है। क्या आपने कोई लोन नहीं लिया था क्या? तुमने तो सीमा भी क्रॉस कर दी थी। तुम्हें तो आगे कोई लोन भी नहीं देने वाला था, आपके तो ऐसे इंस्ट्रक्शन जारी हुई पड़ी थी। देखिए, ये बहुत दूरगामी सोच के साथ काम करने वाली सरकार है। प्रदेश पे कर्ज भी ना बढ़े, प्रदेश में कोई कमी भी ना रहे, प्रदेश को जिन चीजों की आवश्यकता है वो आसानी से सुलभ हो सके, इसकी व्यवस्था करना ये सरकार की जिम्मेवारी बनती है। और सरकार पूरी जिम्मेवारी के साथ अपने उत्तरदायित्व को वहन कर रही है। इस बजट के जरिए जो हरियाणा प्रदेश की खुशहाली का बजट है, प्रगति का बजट है, इस प्रदेश को 2047 तक विकसित प्रदेश बनाने की दूरगामी सोच के साथ जो प्रस्तुत हुआ है, इस बजट के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं, हरियाणा प्रदेश की जनता की तरफ से भी, अपनी तरफ से भी।